आज के लेक्चर का टॉपिक है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी या मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी तत्व हो, उसके जो एटम हैं या मॉलिक्यूल हैं, उनको हम देख नहीं सकते। तो चूँकि हम उनको देख नहीं सकते तो उनका जो द्रव्यमान है वो हम फिजिकल बैलेंस या तराजू से तोल भी नहीं सकते हैं, उनका द्रव्यमान ज्ञात नहीं कर सकते। तो उनके जो द्रव्यमान ज्ञात करने की जो विधि है उसको हम बोलते हैं द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इस विधि में जिन उपकरणों को काम में लाया जाता है, जिस उपकरण को काम में लाया जाता है उसको बोलते हैं हम द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। फोटोग्राफिक प्लेट का यूज करें तो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ कहलाता है, और अगर फोटोग्राफिक प्लेट का यूज नहीं हो तो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं उसको। ठीक है। इसमें हमें जिस तत्व का द्रव्यमान, तत्व के परमाणु का या मॉलिक्यूल का द्रव्यमान निकालना है, उसके आयनों की जरूरत पड़ती है। उसको आयनिक फॉर्म में प्राप्त करते हैं पहले, और उस पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करके इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि जो हमारे लास्ट में जो हमने फोटोग्राफिक प्लेट लगाई है उस पर अलग अलग द्रव्यमान के आयन अलग अलग दूरी पर अपनी एक लाइन बना देते हैं। समान द्रव्यमान के आयन एक ही जगह पर लाइन बनाएंगे और द्रव्यमान जितना अंतर होगा उतनी ही दूरी पर वो लाइनें उस पर स्पेक्ट्रोग्राफ पर या फोटोग्राफिक प्लेट पर लाइनें प्राप्त हो जाती हैं हमको। तो उनका विश्लेषण करके हम उनका द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। तो परमाणुओं के द्रव्यमानों को मापने की विधि को बोलते हैं द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी, तथा इस विधि में काम लाए जाने वाले उपकरण को बोलते हैं द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ में क्या करते हैं हम विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों को इस तरह से व्यवस्थित करके पदार्थ में उपस्थित भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले परमाणुओं में से जिनके द्रव्यमान समान है, फोटोग्राफिक प्लेट पर एक रेखा के रूप में एक लाइन ऐसे मिल जाती है हमको, दूसरे द्रव्यमान की दूसरी लाइन मिल जाएगी। तो इस तरह से रेखा के रूप में अंकित कर लेते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट पर ये भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की जो रेखाएं हमें मिलती हैं इनको बोलते हैं द्रव्यमान वर्णक्रम या द्रव्यमान मास स्पेक्ट्रम। द्रव्यमान वर्णक्रम बोलते हैं या मास स्पेक्ट्रम। तो हमें स्पेक्ट्रम मिल जाता है और फिर उस स्पेक्ट्रम की सहायता से हम अलग अलग द्रव्यमान के आयनों का, अलग अलग द्रव्यमान वाले आयनों का द्रव्यमान हम ज्ञात कर लेते हैं। तो इसमें द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ में कुछ मुख्य इसके पार्ट होते हैं, वो इनको मुख्य भाग बोलते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो हमें एक आयन स्रोत की आवश्यकता होती है, यानी जिस तत्व का के परमाणु का या एटम या मॉलिक्यूल का हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है उसका हमें आयन स्रोत चाहिए हमें। उसके बाद एक हम ऊर्जा फिल्टर लगाते हैं, स्रोत से प्राप्त आयनों को एक ऊर्जा फिल्टर से गुजारते हैं। ऊर्जा फिल्टर से गुजारने पर, फिल्टर का मतलब है इससे गुजरने पर जो भी आयन हमें प्राप्त होगा वो उसके सभी के ऊर्जा समान होगी, सभी आयनों की ऊर्जा समान होगी। उसके बाद संवेग फिल्टर लगाते हैं। संवेग फिल्टर का भी काम यही है कि उस संवेग फिल्टर से गुजरने के पश्चात जो भी आयन हमें प्राप्त होंगे सभी के संवेग समान होंगे, भले ही उनके द्रव्यमान कितने भी अलग अलग हों लेकिन सबके संवेग हमें समान प्राप्त होंगे। फिर अगर हमें समान वेग के आयन चाहिए तो वेग फिल्टर लगा देते हैं। वेग फिल्टर लगाने पर क्या होगा, जितने भी आयन उस वेग फिल्टर से जब निकलेंगे सभी के वेग समान हो जाएंगे। उसके बाद कोणीय वेग फिल्टर लगाएंगे। तो कोणीय वेग फिल्टर लगाने पर क्या होगा, कोणीय वेग फिल्टर से
जितने भी आयन प्राप्त होंगे हमें निकलने के पश्चात उन सबके कोणीय वेग समान होंगे। तो इनको आवश्यकता अनुसार, जहाँ जिसकी हमें आवश्यकता है उसके अनुसार हम इन घटकों का या इन भागों का उपयोग कर लेते हैं। लेकिन कुछ भाग तो आवश्यक हैं, कुछ भाग आवश्यकता अनुसार एपरेटस की हमें जो वैल्यू निकालनी है उसकी आवश्यकता के अनुसार इनको चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ भाग हैं उनका तो हमें यूज़ करना ही पड़ेगा। जैसे सबसे पहले आता है आयन स्रोत। तो जब जिस तत्व के एटम या मॉलिक्यूल का हमें द्रव्यमान निकालना है उसके हमें सबसे पहले आयन प्राप्त करने पड़ते हैं। आयन इसलिए कि आयन पर आवेश होता है और आवेश होगा तभी वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में उनको हम एक्सीलरेट भी कर सकते हैं, उनका मोड़ भी सकते हैं उनको मैग्नेटिक फील्ड लगाकर। तो उनका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का असर तभी होगा जब वो उन पर चार्ज होगा। एटम और मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल होते हैं, तो अगर एटम और मॉलिक्यूल हम यूज कर लेंगे तो हम उनको न तो समान ऊर्जा के एटम प्राप्त कर सकते हैं, न समान ऊर्जा के मॉलिक्यूल प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें उनको सबसे पहले आयन फॉर्म में प्राप्त करना होता है। तो आयन फॉर्म में प्राप्त करने के लिए या तो हम ऐसा उसका जिस तत्व का हमें आयन प्राप्त करना है, अलग अलग धातुओं के अलग अलग तरीके हैं आयन प्राप्त करने के। या तो उनका फिलामेंट पर लेप कर दें और जैसे ही उसको गर्म करेंगे तो उससे आयन मिल जाएंगे, या उस पर इलेक्ट्रॉनों की बमबारी करें, या विद्युत क्षेत्र लगाकर इलेक्ट्रिक विसर्जन प्राप्त करें। तो कई अनेक विधियां हैं आयन प्राप्त करने की। तो सभी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ आयन स्रोत से ही शुरू होते हैं। तो हमें सबसे मुख्य है आयन स्रोत। आयन स्रोत नहीं होगा तो हम एटम का या मॉलिक्यूल का द्रव्यमान ज्ञात नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें आवश्यकता होती है एक आयन स्रोत हो हमारे पास। इसमें साधारणतया आयन गैस, आयनों पर जो एटम है मॉलिक्यूल है उन पर इलेक्ट्रॉनों की बमबारी करके आयन प्राप्त कर लेते हैं, या फिलामेंट को लेपित कर दो, जिस तत्व का हमें निकालना है आयन बनाना है उससे लेपित कर दो, उसको गर्म करेंगे उससे आयन प्राप्त कर सकते हैं। स्रोत का जो चयन है हम इस आधार पर करते हैं हमें किस धातु का किस तत्व का वर्णक्रम प्राप्त करना है, तो स्रोत का चयन उसी आधार पर होता है। जैसे अगर हमारा स्रोत जिसका हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है वो क्षार धातु हैं, जैसे सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, इस तरह की धातुआं हैं, तो इनका जो आयन कैसे प्राप्त करेंगे, धनायन उनके कुछ खनिजों को गर्म करके प्राप्त किया जा सकता है। इन धातुओं के खनिजों को गर्म कर देंगे हम, जैसे फिलामेंट पे लेपित कर दिया, उसको फिलामेंट को जैसे विद्युत प्रभावित की तो गर्म हो जाएगा वो, और उससे हमें धनायन मिल जाएंगे। कुछ धातुएं जैसे गोल्ड, यूरेनियम, प्लेटिनम, इस टाइप की धातु हैं, तो इनके धनायनों को उनके जो इलेक्ट्रोड बना लेंगे, इलेक्ट्रोडों के बीच में दोलनीय स्पार्क विसर्जन प्रभावित करके उनके आयन प्राप्त कर सकते हैं। किन तत्वों के? जो भारी तत्व हैं, गोल्ड, यूरेनियम, प्लेटिनम इत्यादि। इसके अलावा विसर्जन नली में कम दाब पर भरी हुई गैस के उच्च वोल्टता विसर्जन से भी बहुत सारे तत्वों के धन आयन प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है ना। जिन तत्वों को हम गैस या वाष्प के रूप में प्राप्त कर सकते हैं उनके धन आयनों को कम दाब वाली गैस पर कम ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों की बमबारी करके प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरह के तत्वों की, धातुओं के आयनों को प्राप्त करने की अलग अलग तरीके हैं। तो इस तरह से हम आयन स्रोत से सबसे पहले जिस तत्व का या जिस तत्व के एटम का या मॉलिक्यूल का, क्योंकि एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो द्रव्यमान में ज़्यादा अंतर नहीं आता, वही लगभग वही द्रव्यमान होगा जो एटम का होगा, क्योंकि वो आयनाइज हो गया, केवल एक या दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 या 3 जो भी संख्या है, तो वो आयन के फॉर्म में हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा सबसे मुख्य जो पार्ट है वो है आयन स्रोत। तो हमारा जो स्पेक्ट्रोग्राफ है वो आयन स्रोत से ही स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमने आयन स्रोत लिया।
आयन स्रोत से निकलने वाले जो आयनों को फिर हम ऊर्जा फिल्टर में प्रवाहित करते हैं। तो आयन स्रोत से जो हमें आयन प्राप्त होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे आयन का आवेश E का पूर्ण गुणनफल होगा, या तो उस पर आवेश 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा, या 2 के आवेश के बराबर होगा, या 3 के आवेश के बराबर होगा। डिपेंड करता है कि उस धातु का आयन पर कितना चार्ज है। आयन 1 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है, 2 हुए, 3 हुए, उसी आधार पर जो चार्ज है वो E का गुणनफल पूर्ण गुणनफल होगा। आयन से जो प्राप्त, जैसे ये आयन स्रोत है, इसके आगे हम स्लिट लगा देते हैं। आयन से स्रोत से जो भी आयन निकल रहे हैं उनमें उनकी जो ऊर्जा है वो डिफरेंट ऊर्जा, वो एनर्जी हो सकती है, और वो जरूरी नहीं कि एक ही सीधी रेखा में चले। तो आयन से अपसारी किरण पुंज के रूप में गति करते हैं। आयन जो प्राप्त होते हैं वो इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है अपसारी किरण पुंज के रूप में। आयनों की ऊर्जा, संवेग और द्रव्यमान में परास काफ़ी बृहद होती है। जो ऊर्जा है वो अलग अलग ऊर्जा के हो सकते हैं, अलग अलग संवेग के हो सकते हैं, और अगर उसमें कुछ त्रुटि है तो दूसरी धातु के भी आयन आ जाएंगे उसमें, तो द्रव्यमान में भी परास हो जाएगी। तो आयन स्रोत से जो आयन प्राप्त हो रहे हैं हमें, उनमें अलग अलग ऊर्जा के होंगे, वो अलग अलग संवेग के होंगे, अलग अलग द्रव्यमान के भी हो सकते हैं। अगर इम्प्योरिटी है उसमें, इम्प्योरिटी अगर साथ में आ गई तो दूसरी धातु के भी आयन आ जाएंगे उसमें, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आयन से जो आयन स्रोत से जो आयन निकले उसके आगे हम एक स्लिट लगाते हैं, पतली स्लिट। उस तो इधर उधर निकलने वाले आयन तो रुक जाएंगे, केवल उस स्लिट के छेद से जो भी आयन गुजरेंगे वो सीधी रेखा में वही आयन हमें प्राप्त होंगे। फिर उनको हम एक ये ऊर्जा फिल्टर लिया है। ऊर्जा फिल्टर में क्या है, 2 इलेक्ट्रोड हैं A और B, उनके बीच में एक निश्चित पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगा दिया है और उनमें एक छेद कर दिया है। तो उस जो इसके आगे एक यहाँ स्लिट होती है, उस स्लिट से जो भी आयन निकलेंगे वो स्लिट इन जो इलेक्ट्रोड में जो छेद हैं उनकी सीध में होगी। तो जो भी आयन इस सीधी रेखा में जा रहे हैं वही इस ऊर्जा फिल्टर से निकल पाएंगे, बाकी के सभी यहाँ रुक जाएंगे। कुछ यहाँ, अगर यहाँ से कोई टेढ़ा आयन आ गया जिसकी दिशा इस रेखा की सीध में नहीं है, वो यहाँ आके रुक जाएगा। तो एक सीधी रेखा में हमें प्राप्त होते हैं आयन, ये स्लिट लगाने से और ये इलेक्ट्रोड में ये छेद करने से। अगर कोई इलेक्ट्रॉन आयन यहाँ पे आ रहा है तो वो रुक जाएगा, यहाँ वाला भी रुक जाएगा। केवल इस छेद में, बहुत बारीक छेद होता है, इसमें से जो सीधी रेखा में गुजरेंगे वही आयन इस ऊर्जा फिल्टर में से गुजरेंगे। तो ऊर्जा फिल्टर हमारा कैसे, सिंपल सैद्धांतिक रूप से हमने ऊर्जा फिल्टर बनाया है। 2 इलेक्ट्रोड हैं और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच हमने एक निश्चित वोल्टता स्रोत, डीसी वोल्टता स्रोत लगाया हुआ है। तो इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है जिसका मान है V0। तो स्रोत से प्राप्त आयनों को समान विभवांतर V0 लगाकर लगभग समान ऊर्जा प्राप्त की जाती। इसमें से जो भी आयन निकलेंगे सभी पे चार्ज मान लो सेम है, तो इसमें यहाँ जो उनकी गतिज ऊर्जा वृद्धि होगी वो आवेश गुणा विभव के बराबर उनमें गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी उनको। तो इस छेद से जो स्लिट बी के में जो इलेक्ट्रोड बी में जो स्लिट है उससे जब आयन निकलेंगे तो उन सभी की जो गतिज ऊर्जा होगी 12mv² = ne आयन पर आवेश है इंटू V0। तो स्लिट बी से बाहर निकलने वाले सभी आयनों की समान जो गतिज ऊर्जा होगी वो कैसी होगी, समान होगी सबकी। कितनी होगी, ne × V0, प्रोवाइडेड उनके जो आवेश हैं वो समान हो, ठीक है ना। स्लिट बी से निर्गत आयनों की जो गतिज ऊर्जा है वो निम्न सूत्र से दी जाती है। गतिज ऊर्जा 12mv² = ne V0।
V0 क्या है? जो हमने यहाँ दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल लगाया हुआ है, वो V0 है। इस जो ऊर्जा फिल्टर है, इसको और अधिक एक्यूरेसी के लिए हम एक दूसरा ऊर्जा फिल्टर हम काम में लेते हैं। उसमें बेलनाकार इलेक्ट्रोडों का उपयोग किया जाता है। तो अधिक सुग्राही उपकरणों में अपरिष्कृत फिल्टर, ये तो अपरिष्कृत फिल्टर है, साधारण फिल्टर है, इसका यूज नहीं किया जाता है कि इसका भी यूज कर ले तो इससे प्राप्त आयनों को पुनः एक स्थिर वैद्युत बेलनाकार फिल्टर से गुजारा जाता है। इसका चित्र में मैंने यहाँ बनाया हुआ है। ये भी एक ऊर्जा फिल्टर है। इसके जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड, अंदर वाला इलेक्ट्रोड है A और बाहर वाला इलेक्ट्रोड है B, और ये कैसे बेलनाकार इलेक्ट्रोड है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो D है और इसकी त्रिज्या है, ये इलेक्ट्रोड यहाँ से और यहाँ तक है। ये इनपुट स्लिट है और ये आउटपुट स्लिट है। ये जो वृत्त है, इसकी जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसको हम रखते हैं 127 डिग्री 17 मिनट। इसका रीजन है, वो बात हम बताएंगे। तो इस जो हमारा सिंपल इलेक्ट्रोड जो ऊर्जा फिल्टर था, जैसे मान लीजिए ये सिंपल ऊर्जा फिल्टर हो गया, यहाँ पोटेंशियल भी लगा है, उसकी स्लिट से पुनः फिर इस बेलनाकार ऊर्जा फिल्टर में हम प्रवेश कराते हैं इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पर जो ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की जो डिस्टेंस है D इज़ वेरी वेरी लेस देन द रेडियस ऑफ दिस इलेक्ट्रोड। जो इलेक्ट्रोड की जो रेडियस है, यहाँ से सेंटर से यहाँ तक RE इलेक्ट्रोड की रेडियस उससे बहुत कम होती है। तो इस यहाँ से जब इस स्लिट से जब आयन निकलेंगे तो वो समान ऊर्जा के आयन हमें प्राप्त होते हैं और एक कॉलिमेटेड बीम, एक बीम के रूप में हमें प्राप्त होंगे।